पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में बिजली के खंभे दिन में 3-3 बार गिर जाते थे। लोग मोमबत्तियों से काम चलाते, दुकानें जल्दी बंद हो जातीं और रात होते ही पूरा कस्बा अंधेरे में डूब जाता। कस्बे के आखिरी सिरे पर, जहां पक्की सड़क खत्म होती और जंगल शुरू होती, एक पुराना ट्रांसफार्मर स्टेशन खड़ा था, सालों से बंद पड़ा। गेट पर जंग, खिड़कियों में दरारें और चारों तरफ झाड़ियां। उसके पीछे ही थी एक छोटी सी झोंपड़ी। यहीं रहता था 14 साल का आकाश। लोग उसे नाम से कम और पहचान से ज्यादा जानते थे, बिजली वाला। मजे की बात यह थी कि उसके घर में खुद बिजली नहीं थी, लेकिन बिजली की समझ थी। जो चीजें लोग कचरे में फेंक देते, जले हुए बल्ब, टूटी ट्यूब लाइट, खराब पंखे, उड़े हुए फ्यूज, वही आकाश का खजाना थीं। वह उन्हें उठाता, खोलता, जोड़ता और अक्सर उन्हें फिर से ठीक कर देता। उसकी दुकान नहीं थी, औजारों की कोई बड़ी पेटी नहीं थी, बस एक पुराना पेचकस, थोड़ा सा जंग लगा प्लास और सबसे जरूरी, उसकी उंगलियां। जैसे ही वह किसी तार को छूता, उसे पता चल जाता कि गड़बड़ कहां है। घर की हालत आसान नहीं थी। मां हमेशा बीमार रहती, खांसी ऐसी कि रात में चैन से सो भी नहीं पाती। दवाइयां महंगी, अस्पताल दूर और पैसे कम। आकाश हर सुबह कबाड़ बीनता, थोड़ा बहुत बेचता और जो पैसे मिलते उनसे दूध और रोटी ले आता। लेकिन उसकी दुनिया का असली सुकून शाम को मिलता। वह पुराने ट्रांसफार्मर स्टेशन के पास पड़ी जंग लगी बेंच पर बैठ जाता और आसमान को देखने लगता। तारों से भरा आसमान उसे किसी बड़े सर्किट बोर्ड जैसा लगता। वह सोचता, अगर इस कस्बे में हमेशा बिजली होती तो? मां अंधेरे में खांसती नहीं, बच्चे रात में पढ़ पाते, अस्पताल की मशीनें बिना रुके चलती। फिर खुद से पूछता, क्या अंधेरा हमारी किस्मत है या कोई इसे ठीक भी कर सकता है? एक दिन कबाड़ बीनते हुए उसे कुछ अलग सा मिला। मिट्टी में आधा दबा हुआ एक भारी धातु का बक्सा, ऊपर से जला हुआ जैसे आग की लपटों से गुजरा हो, लेकिन अंदर से धीमी सी आवाज आ रही थी, टन टन टन। आकाश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने बक्सा खोला। अंदर तारों का जाल था, कुछ छोटे बल्ब और एक छोटी डिजिटल स्क्रीन। उस पर अंग्रेजी में कुछ लिखा था, पावर ग्रिड मॉड्यूल, हैंडल विद केयर। आकाश अंग्रेजी नहीं जानता था, लेकिन मशीनों की भाषा उसे आती थी। उसने ध्यान से देखा, यह तार कटा है, यह वाला जल गया है और यह चिप डीली है। वह बुदबुदाया, यह तो किसी बड़ी मशीन का दिमाग है, कंट्रोल बॉक्स। वह बक्से को झोले में डालकर घर ले आया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार उसे खोलता, देखता, समझता, जैसे कोई पहेली सुलझा रहा हो। उसे लग रहा था कि यह कोई मामूली कबाड़ नहीं, कुछ बहुत बड़ा है। अगली सुबह कस्बे में अजीब हलचल थी। सायरन बज रहे थे, बड़ी गाड़ियां आ जा रही थीं, सफेद हेलमेट पहने लोग दौड़ते भागते दिख रहे थे। क्या हो गया? किसी ने पूछा। पहाड़ के ऊपर जो नया पावर प्लांट बन रहा है ना, वहां बड़ी खराबी आ गई है। मतलब मशीन स्टार्ट नहीं हो रही। अगर वो प्लांट नहीं चला तो पूरे इलाके में हमेशा अंधेरा रहेगा, सरकार के करोड़ों पैसे डूब जाएंगे। यह सुनते ही आकाश ठिठक गया। उसका हाथ अपने झोले पर गया। अंदर वही धातु का बक्सा था। उसने धीरे से कहा, कहीं यह उसी प्लांट का हिस्सा तो नहीं? वह दौड़ता हुआ मुख्य सड़क तक पहुंचा। वहां अजीब सी अफरा तफरी थी। पुलिस की गाड़ियां, परेशान इंजीनियर, फाइलें पकड़े अधिकारी, सबके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। भीड़ के बीच एक भारी शरीर वाला अधिकारी माइक पकड़े चिल्ला रहा था, ध्यान दीजिए, अगर किसी को पावर प्लांट के पास कोई धातु का बक्सा मिला हो तो तुरंत बताइए, उसके बिना पूरा प्लांट बेकार है। आकाश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अनजाने में अपने झोले को और कसकर पकड़ लिया। भीड़ से एक आवाज आई, सर, वो बक्सा तो कल रात ट्रक से गिर गया था, बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। अधिकारी का चेहरा लाल हो गया। मिला नहीं? तुम लोगों को पता है उस मॉड्यूल की कीमत क्या है? 10 करोड़ रुपए। उसके बिना 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिट्टी हो जाएगा। तभी एक इंजीनियर ने धीमी आवाज में कहा, सर, नया मॉड्यूल विदेश से मंगवाना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने लगेंगे। 6 महीने? अधिकारी चीख पड़ा, तब तक प्रोजेक्ट रद्द हो जाएगा और मैं भी। सर सुनिए, आकाश ने कहा। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। हट यहां से, एक सिपाही झिड़क पड़ा। यह बच्चों का खेल नहीं है। आकाश रुका नहीं। उसने झोले से वह बक्सा बाहर निकाला। सर, क्या यह वही बक्सा है? अधिकारी ने झपटकर बक्सा छीना। यही है, पावर ग्रिड मॉड्यूल। तुझे यह कहां मिला? सड़क किनारे पड़ा था सर, आकाश बोला। मैंने सोचा शायद काम का हो। अधिकारी ने बक्सा खोला।
यह तो पूरी तरह जल चुका है। अब यह किसी काम का नहीं। इंजीनियरों ने भी देखा। सबने एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिला दिया। सर, यह ठीक नहीं हो सकता। सर, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर सकता हूं? आकाश ने कहा। तू? एक इंजीनियर हंसा। तुझे पता भी है यह क्या है? यह खिलौना नहीं, 10 करोड़ की मशीन है। सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन तारों को समझता हूं। बस एक कोशिश करना चाहता हूं। अधिकारी भड़क उठा। और अगर तूने इसे और बिगाड़ दिया तो? तब आखिरी उम्मीद भी खत्म। तभी भीड़ में खड़े एक बूढ़े इंजीनियर ने कहा, सर, वैसे भी यह अब किसी काम का नहीं रहा। नया आने में 6 महीने लगेंगे। इस लड़के को मौका देने से क्या खो जाएगा? कभी कभी चमत्कार अनजान हाथों से ही होते हैं। अधिकारी ने घड़ी देखी। माथे पर पसीना चमक रहा था। ठीक है, उसने कहा, तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। कल शाम तक अगर यह मॉड्यूल ठीक नहीं हुआ तो सब खत्म, समझा? आकाश ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, बक्सा उठाया और भीड़ से बाहर निकल गया। वह झोंपड़ी पहुंचा। मां खांस रही थी। क्या हुआ बेटा? मां ने पूछा। कुछ नहीं मां, बस एक बहुत जरूरी काम है। आज रात जागना पड़ेगा। उसने बक्सा जमीन पर रखा, एक मोमबत्ती जलाई और फिर काम शुरू हो गया। वह एक एक तार को उठाता और उसे ठीक करने की कोशिश करता। यह वाला ठीक है, यह भी सही है, वह खुद से बड़बड़ाता। फिर अचानक रुक जाता। लेकिन यह तो पूरी तरह जल चुका है और यहां सर्किट आपस में उलझ गया है। उसी वक्त उसकी मां की खांसी की आवाज आई। बेटा, इतनी रात को क्या कर रहा है? मां, बहुत जरूरी काम है। अगर यह ठीक हो गया तो शायद हमारा कस्बा हमेशा के लिए उजाले में आ जाएगा। बेटा, यह काम बड़े इंजीनियरों का है। तू इतना बोझ अपने छोटे से कंधों पर क्यों ले रहा है? मां, आप रोज अंधेरे में खांसती हैं, यह मैं देखता हूं। अस्पताल की मशीनें नहीं चलती, इसलिए डॉक्टर आपका ठीक से इलाज नहीं कर पाते। बच्चे रात में पढ़ नहीं पाते। दुकानदारों का धंधा ठप रहता है। अगर यह मशीन चल गई तो सिर्फ बिजली नहीं आएगी, नई जिंदगी लौट आएगी। मां की आंखें भर आईं। उसने आकाश के सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे हिम्मत दे बेटा। आकाश फिर से काम में जुट गया। घंटे बीतते गए। मोमबत्ती छोटी होती चली गई, पर उसकी लगन कम नहीं हुई। उसने पुराने तारों से नए जोड़ बनाए, जले हुए हिस्सों को काटकर अलग किया, एक एक कनेक्शन को जोड़ा। रात के 3 बज चुके थे। उसकी आंखें लाल थीं, उंगलियां दर्द से सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। सुबह की पहली हल्की किरण झोंपड़ी में घुसी, तभी उसने आखिरी तार जोड़ा। उसने गहरी सांस ली। शायद अब यह काम कर जाए। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। मॉड्यूल को चालू करने के लिए बिजली चाहिए थी और झोंपड़ी में बिजली नहीं थी। तभी उसे याद आया, पुराना ट्रांसफार्मर स्टेशन। वहां कभी कभी इतनी बिजली आ जाती थी कि एक बल्ब जल सके। उसने मॉड्यूल उठाया और दौड़ पड़ा। जंग लगे दरवाजे को धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में पुराना सा स्विच बोर्ड मौजूद था। उसने मॉड्यूल को जोड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, अगर यह नहीं चला तो मेरी सारी मेहनत बेकार। उसने स्विच दबाया। कुछ नहीं हुआ। आकाश का दिल बैठ गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सब सही किया है। तभी अचानक स्क्रीन चमकी, हरी रोशनी जली, शब्द उभरे, सिस्टम एक्टिव। चल गया, सच में चल गया। आकाश खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक और संदेश आया। वार्निंग, ओवरलोड रिस्क। उसका चेहरा उतर गया। ओवरलोड मतलब कुछ गड़बड़ है? उसने फिर से सारे तार देखे। सब सही था। फिर अचानक उसे समझ आया, अरे, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यह मॉड्यूल अकेले नहीं चल सकता। इसे मुख्य पावर प्लांट से जोड़ना पड़ेगा, तभी इसकी पूरी ताकत सामने आएगी। यानी अब उसे पहाड़ के ऊपर जाना था, वहीं जहां बड़ा पावर प्लांट बन रहा था। लेकिन वहां जाना आसान नहीं था। अब क्या करूं? वह खुद से बोला। तभी उसे याद आया, कल अधिकारी कह रहा था मॉड्यूल शाम तक चाहिए, मतलब अभी समय है। उसने हिम्मत बांधी, मॉड्यूल उठाया और सीधा मुख्य सड़क की ओर दौड़ पड़ा। वहां फिर वही भीड़, अधिकारी, इंजीनियर, सब परेशान। सर, सर, वह चिल्लाया। मोटे अधिकारी ने मुड़कर देखा। तू फिर आ गया? क्या सच में ठीक हो गया? आकाश हांफते हुए बोला, सर, मॉड्यूल चल तो गया है, लेकिन असली जांच पावर प्लांट में होगी। वहीं पता चलेगा कि सब सही है या नहीं। अधिकारी, तूने इसे चला दिया? हां सर, पर पूरी तरह टेस्ट होना बाकी है। इंजीनियर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ पल सोचकर अधिकारी बोला, ठीक है, तुझे प्लांट ले चलते हैं, लेकिन याद रख, अगर यह फेल हुआ तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। आकाश ने सिर हिलाया। जी सर। एक बड़ी गाड़ी आई।
उसे उसमें बैठाया गया। गाड़ी पहाड़ की ओर बढ़ चली। आकाश की धड़कनें तेज थीं। वह जानता था अब सिर्फ मशीन का नहीं, उसकी किस्मत का भी इम्तिहान होने वाला है। गाड़ी जैसे जैसे पहाड़ की घुमावदार सड़कों पर ऊपर चढ़ रही थी, आकाश की धड़कनें उतनी ही तेज होती जा रही थीं। वह खिड़की से नीचे झांकता तो उसका छोटा सा कस्बा खिलौनों की तरह दिखता। झोंपड़ियां, अंधेरी गलियां और वह जंग लगा ट्रांसफार्मर स्टेशन, सब कुछ। उसने मन ही मन कहा, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह सबके लिए है। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के सामने आकर रुकी। ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तार, हर कुछ कदम पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी। गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, नेशनल पावर ग्रिड प्रोजेक्ट, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली। गेट खुला, गाड़ी भीतर चली गई। आकाश की आंखें फैल गईं। सामने फैला हुआ दृश्य किसी और ही दुनिया का था। इतनी विशाल इमारत कि उसका पूरा कस्बा उसमें समा जाए। चारों तरफ भारी मशीनें, मोटे पाइप, घूमते टावर और बीच में ऊंचा कंट्रोल टावर, जहां से पूरा प्लांट एक नजर में देखा जा सकता था। चलो उतरिए, अधिकारी ने कहा। आकाश मॉड्यूल लेकर नीचे उतरा। पीछे से फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। यही है वो लड़का, इतनी बड़ी मशीन और इतना छोटा इंजीनियर। मजाक बना दिया है क्या इस प्रोजेक्ट को? आकाश ने कुछ नहीं सुना। उसके कदम सीधे आगे बढ़ते रहे। उसे एक विशाल कंट्रोल रूम में ले जाया गया। तभी एक गंभीर आवाज आई, तो तुम हो वह लड़का? यह डॉक्टर वर्मा थे, पूरे प्रोजेक्ट के मुख्य इंजीनियर। जी सर, आकाश ने कहा। मॉड्यूल दिखाओ। आकाश ने बक्सा आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर वर्मा ने चश्मा लगाया, ध्यान से देखा, फिर कहा, इसे तुरंत स्कैन करो। मॉड्यूल को एक खास मशीन में रखा गया। स्क्रीन पर आंकड़े दौड़ने लगे। कुछ देर बाद एक तकनीशियन लगभग चौंकते हुए बोला, सर, यह तो सच में ठीक है। क्या? डॉक्टर वर्मा ने पूछा। सारे कनेक्शन परफेक्ट हैं, जले हुए हिस्से बदले गए हैं, और सबसे हैरानी की बात, इसे जिस तरीके से सुधारा गया है वो हमारे किसी मैनुअल में नहीं लिखा। सभी की निगाहें आकाश पर टिक गईं। तुमने यह कैसे किया? डॉक्टर वर्मा ने पूछा। सर, मैंने बस तारों की बात सुनी। तारों की बात? जी सर, हर तार बोलता है। जब करंट सही होता है तो उसकी आवाज अलग होती है, जब कुछ गड़बड़ होती है तो आवाज बदल जाती है। मैंने बस उसी बदलाव को पहचाना। डॉक्टर वर्मा ने गहरी सांस ली। तुम्हारा नाम? आकाश। सर, तुम पढ़े हो? नहीं सर, मां बीमार है, स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। डॉक्टर वर्मा की आंखों में नमी झलक रही थी। कभी कभी किताबों से ज्यादा जिंदगी सिखा देती है। फिर उन्होंने कहा, मॉड्यूल को मुख्य यूनिट से जोड़ो। तकनीशियन तेजी से काम में लग गए। तार जुड़े, स्विच लगाए गए, मशीनें तैयार हुईं। रेडी? डॉक्टर वर्मा बोले। स्टार्ट करो। एक भारी लीवर धीरे धीरे नीचे खींचा गया। आकाश ने मन में ही कहा, चल जा, बस चल जा। तभी अचानक स्क्रीन लाल हो गई। वार्निंग, सिस्टम ओवरलोड। सायरन गूंज उठे। क्या हो रहा है? अधिकारी चिल्लाया। मॉड्यूल सही है, तकनीशियन बोला, लेकिन मुख्य यूनिट में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर यह रुका नहीं तो सिस्टम फट सकता है। तुरंत बंद करो, डॉक्टर वर्मा ने कहा। तभी आकाश आगे बढ़ा। रुकिए सर, बंद मत कीजिए। तू पागल है? अधिकारी चीखा। यह ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं सर, आकाश बोला, यह मशीन खराब नहीं है, यह घबराई हुई है। मशीन घबराती है? हां सर, जब कोई चीज लंबे समय तक बंद रहती है तो उसे दोबारा शुरू होने में डर लगता है। वह खुद को बचाने के लिए ओवरलोड दिखाती है। डॉक्टर वर्मा ने एक पल सोचा। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे एक मौका दीजिए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद, जाओ, डॉक्टर वर्मा बोले। आकाश मशीन के पास गया। यहां पावर का रास्ता अटका हुआ है, इसे धीरे धीरे खोलना होगा। उसने एक छोटा सा स्विच बहुत सावधानी से घुमाया। सायरन धीमे होने लगे। स्क्रीन का लाल रंग पीला पड़ा, फिर हरा। सिस्टम स्टेबल। और अगले ही पल पूरा प्लांट गूंज उठा। मशीनें चलने लगीं, टरबाइन घूमे, लाइटें जल उठीं। यह चल पड़ा, कोई खुशी से चिल्लाया। डॉक्टर वर्मा मुस्कुरा उठे। प्लांट एक्टिव हो गया। लेकिन आकाश जानता था, असली सवाल अभी बाकी है। क्या अब नीचे उसके कस्बे में सच में उजाला पहुंचेगा? कंट्रोल रूम में अजीब सी खामोशी थी। सबकी निगाहें एक विशाल स्क्रीन पर जमी थीं, जहां पूरे इलाके का डिजिटल नक्शा चमक रहा था। अलग अलग रंग की लकीरें यह बता रही थीं कि बिजली किस रास्ते से बह रही है, कहां पहुंची है और कहां अभी अटकी हुई है। डॉक्टर वर्मा ने कहा, पावर ट्रांसमिशन शुरू कीजिए। एक तकनीशियन ने लीवर खींचा।
स्क्रीन पर नीली रेखाएं सरकने लगीं, पहाड़ों से उतरती हुई, गांवों की ओर बढ़ती हुई और फिर सीधा आकाश के कस्बे की दिशा में। आकाश की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें एक पल के लिए भी स्क्रीन से नहीं हटीं। आ रही है, एक तकनीशियन बुदबुदाया। बिजली आ रही है। नीली लाइन कस्बे के पास पहुंची और अचानक वहीं ठहर गई। आकाश का दिल जैसे डूब गया। रुक क्यों गई? उसने पूछा। सर, तकनीशियन बोला, कस्बे के पुराने ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी है, पावर आगे पास नहीं हो पा रहा। अब यह क्या नई मुसीबत है? अधिकारी झल्ला उठा। डॉक्टर, वर्मा ने कहा, अगर वह ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हुआ तो पूरे इलाके में रोशनी होगी, लेकिन उसी कस्बे में अंधेरा ही रह जाएगा। यह सुनते ही आकाश को मानो झटका लगा। पूरी रात जागना, हर जोखिम उठाना, सब बेकार। उसकी मां, बच्चे, अस्पताल, सब फिर अंधेरे में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह डॉक्टर वर्मा की ओर मुड़ा। सर, वो ट्रांसफार्मर मैं ठीक कर सकता हूं, लेकिन बेटा, डॉक्टर वर्मा बोले, कस्बा यहां से काफी दूर है और हमारे पास समय नहीं है। शाम तक पूरे इलाके में बिजली पहुंचना जरूरी है। अभी 2 बज रहे हैं, सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। आकाश ने बिना हिचक कहा, अगर गाड़ी मिल जाए तो 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा और 2 घंटे में ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा। एक अधिकारी हंस पड़ा। तू अकेले? उस ट्रांसफार्मर को 10 साल से कोई छू तक नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर वर्मा ने आकाश की आंखों में देखा। वहां सिर्फ यकीन था। इसे जाने दीजिए, उन्होंने कहा, और सबसे तेज गाड़ी दीजिए। 10 मिनट बाद आकाश एक जीप में बैठा था, साथ में 2 तकनीशियन। जीप पहाड़ी रास्तों पर बिजली की तरह दौड़ने लगी। आकाश खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं न कर पाया तो? आधे घंटे में जीप कस्बे में घुसी। लोग हैरानी से देखने लगे। ये तो आकाश है, इतनी बड़ी गाड़ी में। आकाश किसी को जवाब नहीं दिया। वह सीधा पुराने ट्रांसफार्मर स्टेशन की तरफ दौड़ा। जंग लगे दरवाजे खुले। अंदर धूल और सन्नाटा था। बीचों बीच खड़ा था वही विशाल हारा ट्रांसफार्मर। आकाश ने सांस ली। अब या कभी नहीं। उसने जेब से पुराना पेचकस निकाला और काम शुरू कर दिया। तकनीशियन सिर्फ देखते रह गए। यह लड़का मशीन को ऐसे छू रहा था जैसे बरसों का परिचित हो। और सच में यही तो वह जगह थी जहां आकाश रोज बैठा करता था। मुख्य पैनल खुला। अंदर तारों की उलझन, कटी हुई, जली हुई। आकाश ने एक एक कर सब हटाना शुरू किया। कबाड़ से इकट्ठी की हुई पुरानी तारें उसने निकाल लीं। नई जोड़ बनते गए। 1 घंटा बीत गया। 2 घंटे बचे हैं, किसी ने कहा। तभी असली परेशानी सामने आई। मुख्य कॉइल जल चुका था। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, तकनीशियन बोला। नया आएगा तो हफ्ता लगेगा। आकाश ने सिर हिलाया। हफ्ता हमारे पास नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटा है। उसकी नजर एक कोने में पड़े पुराने पंखे के मोटर पर पड़ी। वह रुक गया। उसने मोटर खोली, कॉइल निकाला और बेहद सावधानी से ट्रांसफार्मर में फिट करने लगा। यह पागलपन है। पंखे का कॉइल? यह नहीं चलेगा। आकाश ने कुछ नहीं सुना। आखिरकार सब कुछ जुड़ चुका था। ट्रांसफार्मर तैयार था। उसने भारी लीवर को दोनों हाथों से पकड़ा, जोर लगाया। क्रीक क्रीक, लीवर उठा। एक तेज चमक, एक गहरी गूंज। सबकी सांसें थम गईं। फिर बाहर से शोर उठा, देखो, खंभों में चमक, तारों में जान आ गई, बिजली आ गई। आकाश भागकर बाहर आया और वहां पूरा कस्बा रोशनी में डूबा हुआ था। बल्ब जल रहे थे, पंखे घूम रहे थे, दुकानों में रौनक लौट आई थी और अस्पताल की छत पर लाल बत्ती जल उठी। मशीनें चालू हो चुकी थीं। सड़कें भर गईं। लोग चिल्लाने लगे, बच्चे नाचने लगे। बिजली आ गई। आकाश की आंखें भीग गईं। उसने झोंपड़ी की ओर देखा। खिड़की में मां खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। वह दौड़कर गया। मां, देखो। मां ने उसे गले लगा लिया। तूने कर दिखाया बेटा। उधर कंट्रोल रूम में स्क्रीन चमकी। कस्बा ऑनलाइन, वो सफल हो गया, तकनीशियन चिल्लाया। डॉक्टर वर्मा मुस्कुराए। जब काम दिल से किया जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगली सुबह आकाश की नींद अजीब शोर से खुली। झोंपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ थी। कैमरे चमक रहे थे, अखबारों की सुर्खियां उड़ रही थीं और कोई चिल्ला रहा था, वही है, वही लड़का जिसने पूरे कस्बे को रोशन कर दिया। आकाश घबरा गया। कल तक जो उसे कबाड़ वाला कहते थे, आज वही लोग उसका नाम ले रहे थे। तभी एक चमकदार सरकारी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से डॉक्टर वर्मा उतरे। आकाश, उन्होंने मुस्कुराते हुए पुकारा। सर, आप यहां? हां बेटा, डॉक्टर वर्मा मुस्कुराए। आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं। सब अंदर झोंपड़ी में बैठे। मां ने जल्दी जल्दी चाय बनाई। डॉक्टर,
वर्मा ने चाय का घूंट लिया और बोले, आकाश, जो तुमने किया वो सामान्य काम नहीं था। जिस परेशानी को बड़े बड़े इंजीनियर हल नहीं कर पाए, तुमने अकेले कर दिखाया। सर, मैंने तो बस कोशिश की थी। डॉक्टर, वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, तुमने यह साबित किया है कि काबिलियत सिर्फ डिग्री से नहीं, जज्बे से पैदा होती है। उन्होंने बैग से कुछ कागज निकाले। सरकार ने तुम्हारे लिए फैसला किया है, तुम्हें 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आकाश और उसकी मां एक दूसरे को देखने लगे। 50 लाख, उनके लिए तो यह किसी सपने जैसा था। डॉक्टर वर्मा ने आगे कहा, और अगर तुम चाहो तो देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में तुम्हारा दाखिला, पूरी पढ़ाई मुफ्त, रहने खाने का पूरा इंतजाम भी सरकार करेगी। आकाश बोल नहीं पाया। खुशी थी, लेकिन मन के भीतर कुछ और भी चल रहा था। मां की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, भगवान तेरा भला करे। डॉक्टर वर्मा ने आकाश के चेहरे की उलझन देख ली। क्या हुआ, खुश नहीं हो? आकाश ने सिर झुकाकर कहा, सर, पढ़ाई करना मेरा सपना है, लेकिन अगर मैं चला गया तो मां और यह कस्बा। बिजली आ गई है, लेकिन तार टूटे हैं, मशीनें खराब हैं, यहां अभी बहुत काम बाकी है। डॉक्टर वर्मा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, इस उम्र में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम जिम्मेदारी की बात कर रहे हो। उन्होंने थोड़ा सोचकर कहा, तो सुनो, तुम्हारी मां के इलाज और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी, और इसी कस्बे में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा जहां तुम जैसे बच्चों को बिजली, मशीनें और तकनीक सिखाई जाएगी, और उस सेंटर के मुख्य प्रशिक्षक तुम होगे। आकाश की आंखें चमक उठीं। सच में सर? हां, डॉक्टर वर्मा बोले, तुम यहां रहकर भी पढ़ोगे, सीखोगे और दूसरों को सिखाओगे, अपने गांव के साथ आगे बढ़ोगे। आकाश ने मां की तरफ देखा। मां मुस्कुराईं। आकाश ने झुककर डॉक्टर वर्मा के पैर छुए। धन्यवाद सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। 6 महीने बाद कस्बे के बीचों बीच एक नया भवन खड़ा था। बाहर बोर्ड लगा था, आकाश इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग सेंटर। अंदर 30 से 40 बच्चे बैठे थे। किसी के हाथ में तार था, किसी के पास औजार। आंखों में उत्सुकता थी और सपने। सामने खड़ा था आकाश। बच्चों, वह समझा रहा था, यह तार सिर्फ तार नहीं है, यह रोशनी का रास्ता है। अगर इसे समझ लिया तो तुम सिर्फ बल्ब नहीं जलाओगे, जिंदगियां रोशन करोगे। एक छोटी बच्ची ने सवाल किया, सर, क्या हम भी आपकी तरह कुछ बड़ा कर सकते हैं? आकाश मुस्कुराया, जरूर। याद रखना, डिग्री से ज्यादा जरूरी होता है इरादा। अगर दिल में दूसरों के लिए कुछ करने की चाह हो तो कोई अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता।